दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और इसके साथ ही बिहार में चल रहे चुनाव और उसके बाद आए परिणाम के बाद सरकार गठन के साथ ही जो चुनावी सरगर्मी लंबे समय से चल रही थी वो पूरी तरह से थम गई है। लेकिन नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और दूसरे जो एनडीए के गठबंधन वाले दल है उन्हें परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे सवाल खड़े करने का नैतिक अधिकार खत्म हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद पे लगातार हमला बोलते रहे हैं, खास करके राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी और गांधी परिवार पे जिस तरह से वो लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं, जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला गया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को और बेटियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया, और जिस तरह से सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और तमाम जो गांधी परिवार के नेता थे हैं उन पर आरोप लगते रहे कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते रहे। क्या उसी परिवारवाद की जद में आकर अब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तमाम एनडीए के जो गठबंधन वाले दल है वो पूरी तरह से परिवारवाद से युक्त हो गए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने जिन आरोपों को लेकर गांधी परिवार, लालू प्रसाद यादव के परिवार पे आरोप लगाया, अब उन्हीं रास्तों पे चलने का निर्णय लिया है। क्योंकि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जिन 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली उनमें से करीब 8 मंत्री ऐसे हैं जो परिवारवाद से आते हैं और जिन पर परिवारवाद के बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद को लेकर हमला किया जा रहा था या किया जाता रहा है वो नैतिक अधिकार अब खत्म हो गया है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव में हार जीत के बाद या चुनाव में खड़े नहीं होने के बावजूद कई लोगों को मंत्री बना दिया गया, कई लोगों को उनके पिता की वजह से मंत्री बना दिया गया और कई लोगों को इसलिए मंत्री बना दिया गया क्योंकि उनके पति सांसद है तो उनके ससुर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने आखिर क्या मैसेज देने का प्रयास किया है कि क्या अब आने वाले समय में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खुद इसे स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद जरूरी है और परिवारवाद के साथ ही हम बाहर या आगे बढ़ सकते हैं। जरा कुछ नाम आपके सामने लाने की जरूरत है ताकि आपको इसके अंदर की जो कहानी है वो समझ में आनी चाहिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ वो जीतन राम मांझी के पुत्र है, वो विधान परिषद से सदस्य है। यानी जीतन राम मांझी के जो 5 विधायक इस चुनाव में जीत कर आए हैं उनमें से किसी को भी जीतन राम मांझी ने मंत्री बनाने लायक समझा नहीं और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें मंत्री बनाया है। दूसरे जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। वो न तो विधान परिषद के सदस्य है न ही विधानसभा के सदस्य है, यानी वो राजनीति से दूर दूर रह चुके हैं और उन्हें अचानक से मंत्री बना दिया गया है। अब चूंकि पहले जो डील हुई है अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की, उसके हिसाब से उन्होंने विधान परिषद में एक सदस्य को भेजने का जो कोटा है अपने पास रखा है और शायद दीपक प्रकाश को इसी विधान परिषद सदस्य बनाकर मंत्री बनाए जाने को सही साबित किया जाएगा। और तीसरी तरफ रमा निषाद है जिनके पति विजय निषाद सांसद रह चुके हैं 2 बार और उनके ससुर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई और नाम हैं जो परिवारवाद का सीधा उल्लंघन है और सीधा मतलब परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं,
इस ओथ सेरेमनी में, जिसमें शपथ ग्रहण में दो चीजों को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने से दूर कर दिया है, यानी ये मान लिया है कि भारतीय राजनीति में इसकी जरूरत है। एक तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की जो लगातार बयानबाजी होती रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तरफ से, उस भ्रष्टाचार को भी अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने गले लगा लिया है। क्योंकि जिस सम्राट चौधरी पर लगातार आरोप लगते रहे और लगातार मामले बनते रहे, जिस अशोक चौधरी पे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिस विजय सिन्हा को लेकर लगातार आरोप लगते रहे, उन सभी को मंत्री बना दिया गया है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान किस तरह से प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उस अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। जिस सम्राट चौधरी पर शिल्पी झा हत्याकांड, रेप और हत्याकांड मामले में उन पर आरोप लगते रहे हैं और उनके शामिल होने की बात सामने आती रही है, उस सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम दोबारा से बना दिया गया है। जिस विजय सिन्हा को लेकर उनके ही क्षेत्र बेगूसराय में लोगों का गुस्सा उबाल पे था, उनके खिलाफ विरोध हो रहे थे, उसे फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये बात है कि आपको चाहे जितना विरोध करना है कर लीजिए, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका एजेंडा तय है कि आप आरोप लगाते रहे, लेकिन उन आरोपों का न वो जवाब देंगे और न ही उन आरोपों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सत्ता पक्ष के लोगों पे आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे एनडीए के लोग इस पर सवाल खड़े नहीं करते हैं, लेकिन जब विपक्ष पे इसी तरह के आरोप लगते हैं तो उस मामले में जिस तरह से कानूनी कार्रवाई तेज होती है और नेताओं को जिस तरह से जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह का दोगला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि दोगला रवैया क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको याद होगा केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था, उस मामले में किस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसने आरोप लगाया, ये साफ नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मामले बढ़े। ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं उनके पीछे लग गई, उनकी एक एक मामले की जांच की गई और आखिरकार उन्हें जेल में डाल दिया गया। करीब साल भर तक जेल में डालने के बाद कोर्ट ने उन्हें, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिले। इसी तरह से सत्येंद्र जैन को लंबे समय से जेल में बंद रखा गया है, लेकिन पुलिस कोर्ट में अब तक इस बात को पुख्ता तौर पे नहीं रख पाई है कि उनके खिलाफ जो मामले बनते हैं उसके सबूत कहां हैं, आखिर किस तरह से वो इस मामले में शामिल थे। इसी तरह से संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया सिर्फ आरोप के आधार पर। लेकिन जब सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे आरोप लगते हैं तो उन आरोपों पर ना तो किसी सुरक्षा जांच एजेंसी के कान खड़े होते हैं, न ही कोई एजेंसी उनसे कोई पूछताछ करती है, न ही किसी तरह की एफआईआर दर्ज की जाती है। और चुनाव में उन्हें बाकायदा उम्मीदवार बनाया जाता है और जब वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। यानी आरोप लगने के बाद ऐसे नेताओं को प्रमोट किया गया, प्रमोशन दिया गया और समाज में सीधा मैसेज दिया गया कि उनके नेताओं पे आपको चाहे जितने आरोप लगाने हैं लगा लीजिए, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उल्टे उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। अब जरा महाराष्ट्र की तरफ चलिए। आपको याद होगा एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के तौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को संबोधित किया था। उस वक्त शरद पवार और अजित पवार एक साथ थे। इस गुट में यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ था। उस वक्त 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था पार्टी पर और पार्टी के तरफ से इसे लेकर बचाव भी किए गए। लेकिन अगले ही कुछ दिनों के बाद जब अजित पवार ने अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी करते हुए, पार्टी में तोड़फोड़ मचाते हुए कुछ विधायकों को लेकर
अलग गुट बना लिया और एनडीए के साथ शामिल हो गए। उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना दिया गया। उसके बाद यह आरोप कब का खत्म हो गया। डिप्टी सीएम बनने के साथ ही, एनडीए का हिस्सा बनने के साथ ही अजित पवार पूरी तरह से पाक साफ हो गए। उनके खिलाफ अब ना कोई मामला है, और अगर कोई मामला भी है तो वो पूरी तरह से सुस्त पड़ा है। ना कोई जांच एजेंसी उनसे कोई पूछताछ करती है, ना उनके मामले को कभी आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह से छगन भुजबल जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और विरोध की भूमिका में थे, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। और जब वो एनडीए का हिस्सा हो गए, उसके बाद उनके खिलाफ जितने मामले थे वो धीरे धीरे या तो खत्म हो गए, या सुस्त पड़ गए, या उस पर चर्चा होनी बंद हो गई। तो इस तरह से करप्शन का जो एक रूप है कि आप करप्ट हैं, ये तो चलता है, लेकिन आप किस पक्ष में खड़े हैं ये नहीं चलेगा। अगर आप विरोधी पक्ष में खड़े हैं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन अगर आपने सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिला लिया है तो फिर आपका करप्शन, आपका जितना भी दागदार दामन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। कुछ इसी तरह की जो स्थिति है वो बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ सामने आ गई है। करीब 8 मंत्री ऐसे हैं जिनमें संतोष कुमार सुमन, रमा निशा, श्रेयसी सिंह, दीपक प्रकाश, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, नितिन नवीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह ऐसे नाम हैं जो परिवारवाद का प्रतीक है। और भ्रष्टाचार, इनमें से कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस पे ना कोई कार्रवाई हुई, ना किसी एजेंसी ने उनसे पूछताछ की, न ही इस मामले में कोई गंभीरता दिखाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के तमाम दलों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद से समझौता कर लिया है। यानी माना जाए कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो मंच से इस बात का जिक्र तो नहीं करेंगे कि कोई पार्टी परिवारवाद की वजह से आगे बढ़ रही है या कोई पार्टी परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उन्होंने खुद इसे स्वीकार कर लिया है। साथ ही करप्शन को लेकर भी जो बयानबाजी होती रही है या बयान दिए जाते रहे हैं, वो देने का भी नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, उसके अलावा नीतीश कुमार और तमाम जो एनडीए के दल हैं उनको देने का अधिकार खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी भ्रष्टाचार को भी स्वीकार कर लिया है। और ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, आप स्टेट दर स्टेट उठाकर देख ले, जितने करप्ट नेता थे वो जब तक विपक्ष में थे उसके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई हुई, छापे पड़े, उनको डराने धमकाने और उन्हें टारगेट करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वो एनडीए का हिस्सा बन गए या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनका सारा करप्शन धुल गया, उनके जो छवि थी वो पूरी तरह से साफ हो गई, वो पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में साफ होकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर निकले जो पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और आप कहें सोने के लिहाज में तो 24 कैरेट का सोना बनकर निकला है। तो ये है राजनीति का हाल, जो बिहार से निकलकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। आपका करप्शन है, लेकिन सत्ता पक्ष का करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। और इसी हिसाब से अब लोगों को पद दिए जा रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं, उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 6 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन 4 सीटों में उन्होंने जीत हासिल की। और इन 4 सीटों में जीत हासिल करने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के किसी विधायक को या विधायक में इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। मंत्री किसे बनाया गया? उपेंद्र कुशवाहा के ऐसे बेटे को जो ना विधान परिषद के सदस्य है, ना विधानसभा के सदस्य है, यानी दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें मंत्री बना दिया गया। उसी तरह से जीतन राम मांझी के 5 विधायक चुनकर आए, लेकिन किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो मंत्री बन पाए। मंत्री किसे बनाया गया? जीतन राम मांझी के बेटे को। इसी तरह की जो एक ट्रेंड कह सकते हैं पूरे देश भर में चल रहा है, उस ट्रेंड के तहत परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को गले लगाया जा रहा है। लेकिन जब भी सवाल उठता है भ्रष्टाचार और परिवारवाद का, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी होकर कहती है कि हम इसके अपवाद हैं,
हमने कोई भ्रष्टाचारी को गले नहीं लगाया, हमने परिवारवाद को आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता देख ले, सबके साथ परिवारवाद जुड़ा हुआ है। अमित शाह के बेटे जय शाह कौन से क्रिकेट खेलते रहे हैं, कहां से निकले हैं वो, लेकिन आज देखिए वो कहां पहुंच चुके हैं। आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, इससे पहले बीसीसीआई में थे। इसी तरह से जितने भी नेता हैं, खास करके एनडीए के तमाम दलों के जितने नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं। उनके खिलाफ करप्शन का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, उस पर न सरकार बोलती है और न उस पर सरकार कोई कार्रवाई करती है। अब बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही यह तय हो गया है कि इस देश में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है, परिवारवाद को स्वीकार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू अब आने वाले दिनों पे इस पे सवाल नहीं करेगी। ये एक फिक्स हो गया है और ये मान के चलिए कि अब करप्शन और परिवारवाद को इस देश ने स्वीकार कर लिया है। अब आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे, इन दो मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इस देश की राजनीति की सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।